नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सार्थ स्पेशल और आज जो हमारी मुलाकात होनी है एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर से जिन्होंने अपने जीवन की तमाम फ़लसफ़ा को तय किया है। आज स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन में एक बड़ा नाम होते जा रहे हैं। बहुत ही मोटिवेशनल होता है, इंस्पिरेशनल होता है इनका सब्जेक्ट, इनका लेक्चर्स और तमाम चीज़ों पर काफ़ी फ़ोकस्ड है। हम सबसे पहले स्वागत करते हैं ऋषु सिंह का। ऋषु, सबसे पहले तो आप ये बताएँ, जो ये पहले जहाँ तक मैं आपको जानता था, आप बहुत अच्छा किताब लिखा करते थे और किताब लिखते-लिखते फिर इस मोटिवेशंस और तमाम चीज़ों पे आप कैसे फ़ोकस करने लगे? राइट, राइट। सबसे पहले तो सबको नमस्कार और आपको धन्यवाद कि आप यूथ को मौका देते हैं। और कांग्रेचुलेशन कि आपका 18 के आपका फॉलोअर्स हुआ है। बेसिकली आपने सही बोला, जैसा कि मैं किताब लिखता था पहले और कॉलेज के दिनों में किताब लिखता था, फिर मैंने अपना पब्लिशिंग हाउस भी स्टार्ट किया। फिर मैं बायजूस में मैंने ज्वाइन कर लिया, 1.5 साल मैंने ज्वाइन किया। बट मुझे वो जो कल्चर होता है कॉर्पोरेट का वो बहुत जचा नहीं। और जब मैं बिहार से रिजाइन करके आया तो मैं यहाँ पे देखा कि जो एजुकेशन सेक्टर है यहाँ पर काम करने का ज़रूरत है। इंटरेस्ट तो मेरा था ही, अगर ट्रेनिंग में देखे या कोचिंग में देखे, बट अगर मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बाहर, जैसे पुणे मुंबई में वहीं पे रहता था। बट जैसे मैंने एक सेशन यूरेका क्लासेस में मैंने लिया एक सेशन, तो मुझे पता चला कि सबसे ज़्यादा जो नीड है वो बिहार और उड़ीसा और झारखंड जैसे जगह पे है, जो अति पिछड़ा स्टेट है वहाँ पे है। तो तब से मेरा स्टार्ट हुआ कि पहले अपने स्टेट को ही पहले मोटिवेट करते हैं। ट्रेनिंग, यहाँ लोग ट्रेनिंग के बारे में नहीं जानते, कोचिंग के बारे में, जो प्रॉपर लाइफ कोच होते हैं, बिजनेस कोच होते हैं, उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो मैंने सोचा कि यहीं से पहले स्टार्ट किया जाए। सो दैट्स व्हाई मैं बिहार से स्टार्ट मैंने किया। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी बहुत सारे टिप्स आपके होते हैं और बहुत सारे वीडियोज़ आपके मिलियंस में चले जाते हैं, लैक्स में चले जाते हैं। तो ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इसको कैसे आप बच्चों को बताते हैं? पहले तो ये बताएँ कि जो मोटिवेशन होता है, जो सब्जेक्ट है, जो एक शब्द आया है मोटिवेशन, इनर और एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप का मोटिवेशन होता होगा मेरे ख्याल से। राइट, राइट। पहले तो मैं बता दूं मोटिवेशन क्या होता है, उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आएंगे। तो मोटिवेशन एक इंटरनल मोटिवेशन होता है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। इंटरनल मोटिवेशन जो होता है वो हमारे अंदर आता है, अंदर से आता है। जैसे कि आप अभी इंस्पायर कर रहे हैं, पहले आप स्पोकन इंग्लिश भी करते थे, वे धीरे धीरे पूरे दैनिक जागरण और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े अपने ऑर्गेनाइजेशन अपने बड़ा ओपन कर दिया और यूथ को बहुत ज़्यादा मौका दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुद्दा आप उठा रहे हैं यहाँ पे। तो ये आपका कहाँ से आया? ये अंदर इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं। मैं अगर आपको बोलूँगा कि आप ये काम कीजिए या आप मोटिवेशन का काम कीजिए या आप यहाँ पर कवरेज कीजिए अपना, इसको कहेंगे। जब मैं बाहरी कोई कहीं से फोर्स आप पे लगा रहा है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। वीडियोस देखते हैं, आपका वीडियो देखते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, मेरा कोई वीडियो देखता है वो मोटिवेट हो जाता है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो दो तरह का मोटिवेशन आता है। अब आते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है, जो हम देखा भी करते इग्नोर करते हैं, वो है मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट। चाहे वो जॉब हो, वर्क हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं भी हो, सबसे ज़्यादा जो बच्चे परेशान है वो स्ट्रेस के कारण परेशान है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो इग्नोर किया जा रहा था, तो मुझे लगा कि इस पर काम करने की जरूरत है। तो मैं मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर काम करता हूँ और ये स्टार्टिंग से ही मैं उनको मोटिवेट कर रहा हूँ, उनको मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे आप टैकल कर सकते हैं और इस पर मैं काम कर रहा हूँ। छोटे बच्चे से 7-8 के बच्चों को भी मैं मोटिवेट करता हूँ। बाकी छोटे छोटे बच्चे आजकल ज़्यादा चिड़चिड़ा होते जा रहे हैं, उनके अंदर भी जो एग्रेशन है बहुत हावी होता जा रहा है और ख़ास करके मुझे लगता है कि बच्चों में अभी से जितनी अक्खड़पन है या जिद है, रिजिडिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये जो रिजिडिटी है, इसका पीछे क्या लॉजिक आप समझ पाते हैं? क्या आपके दिमाग में क्या चलता है? राइट, तो इसके पीछे जो बच्चे चिड़चिड़ा हो रहे हैं, ये इसके पीछे लॉजिक है, ये है लाइफस्टाइल हमारा। पहले अगर आप लोग पहले 9-10 बजे सो जाते थे, जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, टीवी का भी एक लिमिटेशन था। अब है फ़ोन है, पेरेंट्स ही उनका लाइफस्टाइल जो हो गया है 12-1 बजे सोना है, बिकॉज ऑफ वर्क, बहुत सारे रीज़न के वजह से बच्चे भी अब फ़ोन के बिना नहीं रह पाते। तो जितना हम स्क्रीन टाइमिंग हमारा बढ़ेगा, हम खेल कूद नहीं रहे हैं, अकेले रहते हैं, जो भी बच्चे हैं अकेले रहते हैं। पहले हमारे टाइम में बहुत बच्चे हुआ करते थे। तो बेसिकली लाइफस्टाइल की वजह से। और यहाँ मैं आपसे ऐड करना, क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस है इसमें, आप बच्चों का क्लास भी लेते थे, स्पोकन इंग्लिश का भी आप क्लास लेते थे, आपका क्या अनुभव है? मेरा बहुत सिंपल अनुभव है कि जब पेरेंट्स अपने दायित्व से भागने लगते हैं या जो अभी कोरोना के बाद का जो फेज रहा है, मेरे हिसाब से अभी पेरेंट्स अपने आप को सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि बच्चे उनको डिस्टर्ब ना करें। बच्चा अगर जिद कर रहा है, मोबाइल दे दो, यूट्यूब देख लेगा, खाना खा लेगा। यही छोटी छोटी जो आदतें हैं
वो हैबिट्स में बनती चली गई। और जो जो हैबिट्स है इन लोगों का, जैसे छोटी छोटी बात जब आपकी हैबिट्स होने लगेगी तो उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तो वो रीजन है। दूसरा मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स भी, पहले क्या था कि स्कूल से आते थे तो होमवर्क चेक हो जाता था, क्लास में क्या पढ़ा आपने, तमाम चीज़ें। अब तो है सुबह उठो स्कूल, स्कूल के बाद कोचिंग, कोचिंग के बाद फिर होमवर्क, और होमवर्क के बाद कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ है ही नहीं आपकी। तो आपका तमाम जो चीज़ें हैं, जो फोकस्ड एरिया है पढ़ने का, अब लोग कहते हैं ना आईएएस और आईपीएस की बात होती है, डॉक्टर की बात होती है, अरे बच्चा अभी बड़ा हो रहा है, उसके ऊपर इतना बोझ आप डाल रहे हैं, प्रेशर कुकर आप बना रहे हैं अल्टीमेटली। तो मुझे लगता है कि बच्चों को प्रेशर कुकर ना बनाएं, उनको उनके हिसाब से जीने दें। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करके आप फोकस्ड है 99.9% क्यों आया, 100% क्यों नहीं आया, 78% क्यों आया, और फल देखो उनके जो बेटा है ना वो बहुत अच्छा कर गए और उसका जो बेटा है वो 99। तो कंपैरिजन आप शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर, चूंकि आज के बच्चे सेंसिटिव ज़्यादा हैं, उनके अंदर चीज़ों को ग्रास्प करने की भी आदत है और दिल पे भी लेने लगे हैं, ज़्यादा इमोशनल होते जा रहे हैं। तो जब इमोशंस का बहाव ज़्यादा होगा तो वैसा बच्चा फिर खतरनाक हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बच्चों को आप प्रेशर कुकर नहीं बनाए, कतई नहीं बनाए। जो भी मतलब पेरेंट्स देख रहे होंगे, सीखने की बात है, यहाँ से बहुत लर्निंग ले सकते हैं और ये अप्लाई कर सकते हो। सिंपल सा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जो इन्होंने बताया, सिंपल सा यही कारण है, यही रीजन है कि बच्चे चिड़चिड़ा। उनके हिंदी में एक लाइन है कि जिसने सूर्य का उदय देखा, जीवन ने उसका उदय देखा है। तो आप जब सुबह उठते हैं, आपके पास रूटीन क्या है, 24 आवर्स को आप कैलकुलेट कर लें तो वो आदमी अगर 24 घंटे में 5-6 घंटा सो ले, 6 घंटा पढ़ाई कर ले, ये हो गया 12 घंटा। 2-3 घंटा खेल कूद ले, 1-2 घंटा खाने में लगा ले, तो 12-3-15 और फिर 17 घंटा। फिर आप होमवर्क को दे लो, 17-2-19 घंटा। फिर आपके पास जो समय है तमाम चीज़ों का, उसको आप किसी क्रिएटिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू कीजिए जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट हो। तो देखिए फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। एक क्वेश्चन मैं और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी आपसे इंस्पायर होता हूँ और कहीं ना कहीं बिहार से नालंदा में तो आपकी इंस्पिरेशन है। बहुत ही छोटे लेवल से आपने स्टार्ट किया था, आज बहुत बड़ा, इधर वो ऑडियंस के मामले में है या जो भी आप कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर आप भी हैं। तो आप कैसे बिहार से या नालंदा में देखते हैं और यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? और मैं आपसे चूंकि सीखता हूँ तो मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए मेरा तो बहुत ही, मैं किसी पॉइंट पे बहुत इमोशनल हूँ। मुझे लगता है कि जीवन में जो आप कार्य कर रहे हैं जी, एक तो जॉब का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। जॉब सेटिस्फैक्शन तभी होगा जब आपका उसमें इंटरेस्ट होगा। तीसरा है कि आप किसी भी ऊंचाई पे चले जाएं, जो माँ बाप होते हैं, जो माँ बाप का साया है, उससे इतर होकर के आप बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। जो काम आपको मिला है, बीइंग, अगर मैं जर्नलिस्ट हूँ तो बीइंग अ जर्नलिस्ट, व्हाट आई हैव टू डू फॉर द सोसाइटी। बीइंग एन आईएएस, व्हाट इज माय सोशल रिस्पांसिबिलिटीज टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ स्टूडेंट, व्हाट इज माय ड्यूटी। बीइंग अ पेरेंट्स, व्हाट इज माय रिस्पांसिबिलिटीज। तो ओवरऑल जब चीज़ों को आप समाहित करेंगे, देन यू विल कम टू नो कि व्हाट इज योर रिस्पांसिबिलिटीज फॉर योर नेशन। तो राष्ट्र का सेवा आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये एहसास हो कि जो आप काम कर रहे हैं, ईश्वर ने आपको उसके लिए चुना है, ईश्वर ने आपको वो सौभाग्य दिया है, ईश्वर ने आपको वो मौका दिया है कि आप समाज के लिए कुछ बेहतर कर सके। और जब इस पूरे ब्लेस्ड को, ब्लेसिंग्स को, ये ऑब्लिगेशन है, इट इज बाय द गॉड कि आप सब कर पा रहे हैं, तो यू शुड ऑलवेज थैंक्स टू गॉड कि जो काम आपने मुझे दिया है मैं उसको ईमानदारी से करूं। जिस दिन वो जज्बा आपके अंदर आ जाएगा, आप देश के बेहतर निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। जी। दूसरी बड़ी बात कि माँ बाप से कभी भी बहस ना करें, माँ बाप का दिल ना दुखाए। और एक बड़ी बात यह है कि थोड़े से मजे के लिए गुनाह ना, मजा खत्म हो जाता और गुनाह रह जाता है। इस पे आपका कैंपेन भी आई थिंक चलता है। हाँ, मेरा चलता है। और मुझे लगता है कि जब आप कोई गुनाह करते हैं, और द मिरर इज द फर्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। आप हर दिन सुबह उठते हैं, आईने में शक्ल दिखाते हैं और आईना फिर आपको कहता है कि आपने कुछ गलत तो किया है। तो वो जो रिग्रेट होते हैं, आप उससे बचने के लिए आप सभी की इज्जत करें। युवा है, अपने माँ बाप, अपने टीचर्स। अभी जो समाज में देख रहे हैं हम कि लोग टीचर्स का इज्जत नहीं करते हैं, मुझे तकलीफ होता है।
दुख होता है, चाहे वो मेरे घर के बच्चे की बात हो या किसी के घर के बच्चों की बात हो। जो युवा पीढ़ी है, जो मेरे वीडियोस को देख रहा है, वो समझे कि गुरु जो है वो अल्टीमेटली वो इंसान है, वो व्यक्तित्व है, वो कैरेक्टर है जो आपको शेप देता है। तो कभी गुरु का दिल ना दुखाएं, कभी माँ बाप का दिल ना दुखाएं, और जिसने आपको रोजी रोटी का जरिया दिया है ऊपर वाले ने, उसका कभी भी आप दिल ना दुखाएं। तो जब तीनों को आप बांध कर रख सकेंगे तो आप लाइफ में ग्रो करेंगे। आप कमा ले ना, करोड़ रुपया कमा ले, आप इसको कैरी नहीं करके ले जाने वाले हैं। नहीं ले जाने वाले। रुपया, दौलत, इज्जत, शोहरत सब ऊपर वाला देता है और सब यहीं रह जाना है। तो जाएगा क्या? इज्जत और शोहरत जो आपने कमाया है, तो आप उसी को कैरी कर पाएंगे। आप जब लास्ट जर्नी पे होते हैं तो मेरे ख्याल से किसी के साथ गलत नहीं करें, और युवाओं से खास करके हम कहेंगे कि सबका इज्जत करें, सबका सम्मान करें। माँ बाप होता है, उसके अलावा आपका अल्टीमेटली कोई भी लॉस को फील नहीं कर सकता है। तो पेरेंट्स का हमेशा इज्जत करना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बोली। और सबसे ज़्यादा कमी कहीं ना यही कमी हो रहा है ना कि हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमें पता ही नहीं कि पहले जो गुरुकुल हुआ करता था उसमें कितना रिस्पेक्ट करते थे और उस हिसाब से सक्सेसफुल भी बच्चे होते थे। आजकल बच्चे पैर नहीं छूते, कल्चर खत्म होते जा रहा है। लेकिन जो अगर साइंटिफिक भी देखें तो उसका भी बहुत सारे रीजन है कि आपको झुककर पैर क्यों आपको टच करना चाहिए। लेकिन आजकल बस नमस्ते तक हो गया, या रिस्पॉन्स ही नहीं करते। ग्रैटिट्यूड का अपना चला गया। भगवान को थैंक्स नहीं करना है, जो जॉब देता है उसको थैंक्स नहीं करना है, पेरेंट्स को थैंक्स नहीं करना है, टीचर्स को थैंक्स नहीं करना है। तो ये लाइफ स्टाइल से आ रहा है, स्ट्रेस से आ रहा है। कहीं ना कहीं वो हम लोग जो फोन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जो हम देखते हैं कहीं ना कहीं रील्स देखते हैं, जिस पर आपका कैंपेन भी आई थिंक चलता है, बहुत अच्छे से आपने बहुत आवाज उठाया। वो फेसबुक को लोगों ने परिवार बना लिया है। तो कहता है जिंदगी में सबसे बड़ा लॉस वो नहीं है कि कोई मर जाए, मृत्यु तो अटल सत्य है जी। और आज हम आए हैं तो कल जाना पड़ेगा जी। मगर जो क्षति है उस पे लोग गौर नहीं करते हैं। मौत कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं है, वो तो आना है और जाएगा। सबसे बड़ी क्षति तब है कि जब आप जिंदा हो और आपके सारे रिश्ते मर जाए। आप पूरी फेसबुक की दुनिया में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखे हुए, आपको लगता है यही मेरा परिवार है। 1000 लाइक, 500 लाइक, ये व्यूज, वो रील्स, ये रील्स व्यूज का पैसा यहीं रह जाएगा। आपका सोशल इंटरेक्शन खत्म होता जा रहा है, रिलेशंस खत्म होते जा रहे हैं। तो ऋषु, याद होगा जब आप पहली बार किताब लिख कर लाए थे, तब भी हम आपको बुलाए थे कि आप मुझे कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्ट किए इन तमाम चीज़ों में कि ये बंदा देखो पहले किताब लिखता था। जब आपका मैंने वीडियोस देखना शुरू किया, लैक्स में रीच जाने लगा, या यूरोका का वो प्लेटफॉर्म रहा, हर समय आपको सम्मानित किया गया, तो तब मुझे लगा कि आपको स्टूडियो में बुलाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि जिला में बहुत सारे कोहिनूर हैं और हम लोग ढूंढ नहीं पाते हैं। तो जब आपका बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है तो सबसे पहले आप अपनी कौन सी बात रखते हैं? सबसे पहले तो जो हम ग्राउंड से जुड़े हैं, जैसे मैंने अभी भी पेरेंट्स को वो मेरा कि पैर छू के प्रणाम करना, ग्रैटिट्यूड जाहिर करना, भगवान को अभी मैं अफर्मेशन करता हूँ, ग्रैटिट्यूड डेली मैं पेज पे लिखता, लेकिन वो बच्चों में कहीं ना कहीं चला गया है। तो मैं सबसे पहले 2 चीज़ मेरे अंदर है कि मैं उनसे कनेक्ट करके बताऊँ। पहला तो ग्रैटिट्यूड उनके अंदर रहे, थैंकफुल रहे, रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट मेरा एक फेमस डायलॉग है कि आप अगर रिस्पेक्ट देंगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। एक छोटा सा स्टोरी है। मैं यूरेका क्लास में एक सेशन ले रहा था और मैं एरोप्लेन, एक एक्टिविटी मैंने कराया जिसमें पेपर का एरोप्लेन बना के उड़ाना था। तो हमने एक्टिविटी किया। फिर जब हम लोग जाने लगे, जब खत्म हो गया एक्टिविटी, एक बच्ची आती है, वो पेपर को उठाने लगी। मैं पूछा कि अच्छा क्यों उठा रही हो? तो उसने बोला कि आपने ही अभी बोला ना कि रिस्पेक्ट पाने के लिए रिस्पेक्ट देना पड़ता है। तो अगर हम पेपर को, जो सरस्वती माता है, विद्या को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हमें कैसे रिस्पेक्ट मिलेगा? तो कहीं ना कहीं हम लोग सही मायने में जो ट्रेनर्स है, टीचर्स है, अगर अच्छे डायरेक्शन में, जो भी इन्फ्लुएंसर है, जो भी वीडियोस हम देखते हैं, वीडियो हम भी बनाते हैं, तो अगर सही मायने में उनको डायरेक्शन दिया जाए तो बच्चे करेंगे। लेकिन डायरेक्शन ही उनको गलत तरीके से आ रहा है। तो सबसे फर्स्ट थिंग कि डायरेक्शन, जो आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं, कहीं से भी मार्गदर्शन ले रहे हैं या कहीं से मेंटरशिप लेते हैं, टीचर्स जो है, स्कूल है, दोस्त है, वहाँ पर आपको अपना सर्कल अच्छा करना होगा, वहाँ से अच्छी चीज़ें लेनी होगी। सेकेंड चीज़ मेरा जो अभी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा जोर है, क्योंकि बहुत छोटे स्टेज से ही बच्चे मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं उनका बिगड़ रहा है।
बड़े होने के बाद और भी बच्चे रोते हैं अकेले में। मैंने खुद फेस किया है ये सब सारी चीज़ें, और वो खासकर छोटे शहर में हम लोग बोल भी नहीं पाते, बच्चे नहीं बता पाते हैं कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरा यही मोटिव है, इसलिए मैं मेंटल हेल्थ पे भी वीडियो बना रहा हूँ और उस पे भी मैं अवेयरनेस फैला रहा हूँ कि कहीं न कहीं आपको पता होना चाहिए कि सच में आप मेंटली कहीं न कहीं फिट नहीं है, या एंग्जायटी है, या पैनिक अटैक आता है, या कुछ ना कुछ चिड़चिड़ापन है, आपके अंदर प्रॉब्लम है, तो उसको आप कैसे जाँचें अपने अंदर और आप बोल पाएँ। तो वो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपको बात करना होगा, अपने पेरेंट्स से बात करना होगा। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों से बात करें। जो भी टीचर्स हैं, टीचर्स भी बात करें बच्चों से, ऐसा ना कि उनको डाँटते रहें, उनको नीचा दिखाते रहें, ऐसा भी होता है। सेकंड थिंग। थर्ड थिंग कि वो अगर उनको नीड होता है तो वो प्रोफेशनल हेल्प भी लें। बिहार शरीफ में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो उनके पास सब जाने। फोर्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लाइफस्टाइल को चेंज करें। लाइफस्टाइल को चेंज कैसे कर सकते हैं? योगा करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, फिजिकल एक्टिविटी करना होगा। तो जैसे ही सुबह टाइम पे जल्दी उठना होगा, रात में जल्दी सोना होगा। अच्छा जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो कहीं ना कहीं फास्ट फूड को, जंक फूड को कहीं ना कहीं दूर करना होगा। तो ये 4-5 चीज़ें जिससे हम मेंटल हेल्थ पर भी काबू पा सकते हैं और स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो मेरा 2 चीज़ है, पहला कि हम क्या इनपुट ले रहे हैं जो भी एक्सटर्नल वीडियोस के थ्रू, और कैसे हम बनते जा रहे हैं। सेकंड थिंग मेंटल हेल्थ पर, 2 चीज़ पे मैं फोकस करता हूँ। तो ये थे यंग मोटिवेशनल स्पीकर ऋषु सिंह, जिनसे हम बात कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे ये अपने जो पूरा सेशन होता है कैसे फोकस करते हैं, कैसे बच्चों को मोटिवेट करते हैं, क्यों बच्चे आजकल इंस्पायर्ड हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ों पर बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने अपनी बात रखी, और ऐसे ऐसे युवाओं को हम चाहेंगे कि समाज भी इनको प्रमोट करे, समय दे, अवसर दे, ताकि ये अपनी बातों को हर लोगों तक पहुंचा सके। तो हमसे बात करने के लिए ऋषु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और सार्थ के लिए मनोज कुमार सिन्हा के साथ मैं रजनीकांत।